Hello everyone, welcome to Study Space, your calm corner to learn and score better. आज हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे एंड इसमें 3 बेसिक थ्योरीज दी गई हैं डेमोक्रेसी की, जो कि है लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। मैंने यूनिट 1 की वीडियो डाल दी है चैनल पे, वन शॉट, आप प्लीज उसे देख सकते हैं एंड ये भी वन शॉट होने वाला है। तो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ देम। एंड if you are new to channel, please subscribe the channel and please like, share and comment on the channel। and मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। तो इसमें अगर हम देखें तो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जहाँ पे सिटीजन्स जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं टू गवर्न ऑन देयर बिहाफ, जो कि एक फ्रेमवर्क के अंदर रहकर वर्क करेगा, उन्हें गवर्न करेगा और उनके राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करेगा। इट कंबाइन करता है ये लिबरल प्रिंसिपल, जो कि राइट, लिबर्टी, इक्वलिटी भी फॉलो ये है विद रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया। एंड टुडे ये बहुत वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ग्लोबली, क्योंकि इसको सब लोग अपनाना चाह रहे हैं। तो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सॉरी, अब इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो ये 17 टू 18th सेंचुरी के ड्यूरिंग आई थी, राइज ऑफ लिबरल थॉट के टाइम पे। जॉन लॉक बोलते हैं, जो कि बोलते हैं एडवोकेटेड फॉर गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि गवर्नमेंट जो है बाय कंसेंट होनी चाहिए, जो कि हमारे नेचुरल जो राइट्स है लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के, उनको प्रोटेक्ट करे। तो जॉन लॉक ये बोलते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था 1787 में एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 में, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एंड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड इन दी 19th एंड 20th सेंचुरी विद कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सल सफरेज। ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हुआ, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ 19th to 20th सेंचुरी में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आई, यूनिवर्सल सफरेज आया उस टाइम पे। अब हम इसमें बात करते हैं उसके कुछ फीचर्स की। तो इसका पहला फीचर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि इलेक्शंस जो है फ्री एंड फेयर होने चाहिए। सिटीजन्स अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको पीरियडिकली खुद चूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स की, हमारे ड्यूटीज की हमको गारंटी देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे ही गवर्नमेंट की जो पावर है उसको लिमिट भी करके रखता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में बताते हैं। इधर हमारे सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, तो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर बताते हैं। एंड रूल ऑफ लॉ की बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कि कोई भी लॉ के अबव नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट हो गया हमारा, स्पीच, प्रेस, असेंबली, रिलीजन, इन सब का हमको फ्रीडम है, ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। प्लूरलिज्म का है कि मल्टीपल पार्टीज है, डाइवर्स ओपिनियन को एग्जिस्ट करते हैं, कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है एंड फिर भी जो डाइवर्स ओपिनियन है वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टीज है। टॉलरेंस की बात करें तो जब इतने डाइवर्सिटी होगी तो जाहिर सी बात है जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरिंग व्यूज भी होना चाहिए उधर। अकाउंटेबिलिटी, तो लीडर जो है आंसरेबल है सिटीजन्स के लिए एंड सिटीजन्स खुद उनको इलेक्ट कर रहे हैं, खुद चूज कर रहे हैं, तो उनको खुद रिमूव भी कर सकते हैं, उनके पास पावर है। अगर वो अपने वर्क में कुछ फेल हो गए या फिर वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको हटा सकते हैं। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। उसमें टाइप्स देखते हैं हम लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। तो इसका फर्स्ट आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फर्स्ट टाइप इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया, यूके इसमें है। एंड सेकंड आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि यूएसए में है। वहाँ पे सुप्रीम जो है प्रेसिडेंट होते हैं। थर्ड आता है मिक्स्ड डेमोक्रेसी, दोनों का मिक्स होता है इसमें, ये फ्रांस में है। तो ये कुछ इसके टाइप्स थे। स्ट्रेंथ देखे अगर हम लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, तो स्ट्रेंथ ये है कि इंडिविजुअल के राइट और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। अकाउंटेबिलिटी लेकर आते हैं लीडर में थ्रू इलेक्शंस। प्रमोट करता है स्टेबिलिटी वाया इंस्टीट्यूशंस एंड रूल ऑफ लॉ, कि हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है तो उसके तो वो हमको स्टेबिलिटी प्रमोट करते हैं, रूल ऑफ लॉ के जरिए भी स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। एनकरेज करता है प्लूरलिज्म को एंड डाइवर्सिटी इन दी सोसाइटी एंड प्रोवाइड करता है अ फ्रेमवर्क फॉर पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलना चाहिए एक फ्रेमवर्क के अंदर। तो ये कुछ इसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस पे बात करें तो इट कैन बी डोमिनेटेड बाय द एलाइड्स एंड पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप, कि जो एलाइड पीपल्स हैं और जो पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप है वो इसको डोमिनेट कर सकते हैं। राइज ऑफ पॉपुलिज्म एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, की शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हो रही है, पॉपुलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रिस्क हो रहा है।
है ना। मे इग्नोर सब्सटेंसिव इक्वलिटी, फोकसेस मोर ऑन प्रोसीजर्स, कि जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में देखा कि सब्सटेंसिव का मतलब होता है कि आप आउटकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये इग्नोर कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रोसीजर्स के ऊपर इस पे ध्यान देते हैं मेनली। वोटर की अपैथी होती है, रिड्यूस इफेक्टिवनेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मीडिया कैन डिस्टॉर्ट दी रिप्रेजेंटेशन। तो मनी का इन्फ्लुएंस या फिर मीडिया का जहाँ पे आ जाता है तो वो उसको थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। तो कुछ ऐसे वीकनेसेस थे। अब आते हैं फिलोसफिकल व्यू पे। तो फिलोसफिकल कुछ जो फिलोसफर्स हैं वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो जॉन लॉक का तुमने जैसे देखा कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करते हैं। जेएस मिल जो है डेमोक्रेसी फोस्टर लिबर्टी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, कि डेमोक्रेसी जो है लिबर्टी को, पर्सनल डेवलपमेंट को फोस्टर करती है। रॉबर्ट डहल बोलते हैं पॉलीगार्की, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन एंड कंपटीशन अमंग ग्रुप। तो इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं ये। एलाइटिस्ट थ्योरी जो है पेरेटो, मॉस्का एंड सी राइट मिल्स की, तो आर्ग्यू करता है पावर जो है अलाइड पीपल के हाथों में रहती है, चाहे डेमोक्रेटिक अपीयरेंस उसमें हो सकता है, लेकिन जो पावर है वो सारी अलाइड पीपल के हाथों में रहती है। ऐसा एलिटिस्ट थ्योरी में बताया जाता है। प्लूरलिस्ट बोलते हैं कि सी डेमोक्रेसी एज अ जनरल डिस्पर्सन ऑफ पावर अमंग competing corrupts, and liberal representative democracy is the dominant model of the governance today, balancing liberty with representation. It ensures procedural fairness, protection of rights, and but faces challenges of elitism, inequality, and populism. For democracy to remain effective, it must combine procedural legitimacy with substantive justice. कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है बहुत डोमिनेंट मॉडल हो चुका है आज की तारीख में, एंड ये लिबर्टी को रिप्रेजेंटेशन के साथ बैलेंस भी करती है, इंश्योर करती है कि प्रोसीजरल फेयरनेस होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसके पास एलिटिज्म का, इनइक्वलिटी का, पॉपुलिज्म का चैलेंज भी आता है, इसके रिस्क भी होते हैं। एंड अगर किसी डेमोक्रेसी को इफेक्टिव रहना है तो उसे दोनों चीज कंबाइन करके रखनी पड़ेगी, प्रोसीजरल लेजिटिमेसी भी एंड सब्सटेंसिव जस्टिस भी। ये हमने यूनिट 1 में इसकी बात कर ली है, तो आप प्लीज उधर से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो। तो ये कुछ इसके फिलोसफिकल व्यूज थे, इसमें मैंने इसका थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया है। लास्ट यही था ना। अब हम आते हैं सेकंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के ऊपर। हमारा लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उधर खत्म हो गया है। एंड इंट्रोडक्शन बात करते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की। तो एक मॉडल है दैट एम्फसाइजेस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजन, कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सिटीजन्स का डिसीजन मेकिंग में, इलेक्शंस के बियॉन्ड जाकर। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन में आप बोल दोगे कि नहीं इलेक्शन में तो इन्वॉल्वमेंट है ही ना, तो उसके अलावा भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सिटीजन्स का डिसीजन मेकिंग में। It seeks to deepen democracy by ensuring citizens actively shape policies and governance, कि citizens जो है actively shape कर सके policies और governance को। Considered a corrective to limitation of liberal representative democracy which can become elitist or distant from people's concern। तो ये जो एक करेक्टिव मेजर है, जैसे हमने लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में एक लिमिटेशन पढ़ा कि जो पावर है वो एलाइटिस्ट लोगों के हाथ में रहती है या पॉपुलिज्म का रिस्क होता है। तो ये करेक्टिव मेजर है उसका कि अगर लोग डायरेक्टली करेंगे और डायरेक्टली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो एलाइटिस्ट के हाथों में पावर रहेगी ही नहीं, वो पावर बट जाएगी सब में। तो उसके उसका ये करेक्टिव मेजर की तरह काम करता है। इसमें आता है फिर इम्प्लीमेंटेशन, कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए। तो मैकेनिज्म देखते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के। लोकल काउंसिल्स होती हैं, कम्युनिटी फोरम्स होते हैं, सिटीजन्स जो है डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं लोकल इश्यूज को। रेफरेंडम्स और इनिशिएटिव्स कराए जाते हैं, तो पीपल वोट डायरेक्टली ऑन स्पेसिफिक पॉलिसी, कि कुछ पॉलिसी बनाई एंड देन उसके ऊपर रेफरेंडम करा लिया कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेटिंग बजटिंग के सिटीजन खुद डिसाइड करते हैं कि पब्लिक फंड का एलोकेशन कैसे होगा, किधर होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, ई डेमोक्रेसी हो गया, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो गए, पेटिशंस हो गए, तो इनके थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कि जैसे मोबिलाइजेस सिटीजन फॉर कलेक्टिव एक्शन, कि सिविल सोसाइटी का काम ये होता है कि सिटीजन्स को जो है मोबिलाइज करना कलेक्टिव एक्शंस के लिए। तो ये किसके इम्प्लीमेंटेशन थे। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। अब इसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है पीपल का पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसका नाम ही है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये स्ट्रेंथन करता है लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजंस को, बिल्ड करता है ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, कि सिटीजन और स्टेट के बीच में ट्रस्ट बना रहे कि ठीक है हम लोग भी इधर का पार्ट हैं, सिर्फ स्टेट ही नहीं, जो लीडर्स हैं उन्हीं के हाथ में पावर नहीं है। एंड ये प्रमोट करता है इंक्लूसिवनेस एंड इक्वलिटी को, कि सबका इंक्लूजन हो, इक्वलिटी बनी रहे, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को भी वॉइस मिले। एनकरेज करता है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अवेयरनेस को,
एनहांस करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस को, कि लीडर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशंस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो होल्ड होनी चाहिए। मेक डेमोक्रेसी मोस्ट सब्सटेंसिव रादर देन मोस्ट प्रोसीजरल, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि आपका आउटकम के ऊपर भी ध्यान है, ना कि सिर्फ आप प्रोसीजर्स को फॉलो करते जा रहे हैं। फिलोसफिकल व्यू इसमें कुछ देखते हैं तो जैसे रूसो बोलते हैं, ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है ओबेइंग लॉज वन प्रिंसिपल फॉर वन सेल्फ, एक्टिव पार्टिसिपेशन एसेंशियल। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत एसेंशियल होता है और ओबेइंग लॉज बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है ट्रू फ्रीडम के लिए। जेएस मिल का देखें तो पार्टिसिपेशन डेवलप इंडिविजुअल कैपेसिटीज एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो इंडिविजुअल की कैपेसिटीज है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये बहुत डेवलप हो जाती है पार्टिसिपेशन अगर वो करते हैं तो। मॉडर्न थ्योरीज बोलते हैं हम कि स्ट्रेस पार्टिसिपेटरी बजटिंग, डेलिब्रेटिव फोरम्स एंड ग्रासरूट मूवमेंट एज टूल फॉर एम्पावरमेंट। तो ये जो है पार्टिसिपेटरी बजटिंग हो गया कि हम लोग खुद एक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं कि हम जो पब्लिक फंड है उसका एलोकेशन कैसे होगा। डेलिब्रेटिव फोरम्स हो गए एंड ग्रासरूट मूवमेंट्स जो होते हैं वो हमारे एम्पावरमेंट का एक टूल है, क्योंकि हम हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है कि ठीक है ऐसे ऐसे हो रहा है काम, हम लोग कैसे उसमें अपना ओपिनियन रख सकते हैं, कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आइडियलिस्टिक है एंड इम्प्रैक्टिकल है एट लार्ज स्केल, बट वैल्यूएबल एट लोकल एंड कम्युनिटी लेवल। तो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि इसको लोकल और कम्युनिटी लेवल पे तो आप लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आइडियलिस्टिक है लेकिन इम्प्रैक्टिकल है इतने लार्ज स्केल में इसको क्या बोलते हैं एस्टेब्लिश करवाना। तो क्रिटिक्स का कहना होता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बाय डीपनिंग सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट, कि जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है वो कॉम्प्लीमेंट करती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, और इसका जो सिटीजन इन्वॉल्वमेंट है उसको डीप करती है, मतलब उसको और भी ज्यादा इंकरेज करती है। आगे देखते हैं वेज टू एनहांस पार्टिसिपेशन के। पार्टिसिपेशन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पहला आता है सबसे बेसिक सिविक एजुकेशन, के लोगों के पास अवेयरनेस होनी चाहिए उनके राइट्स और ड्यूटीज की। सेकंड इज डिसेंट्रलाइजेशन, कि लोकल गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन तक पावर जानी चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए। वो स्ट्रांग रहेंगे तो लोगों के पास अवेयरनेस जाती रहेगी, एंड अवेयरनेस अगर हमारे पास हमारे राइट्स और ड्यूटीज की है तो जाहिर सी बात है हम सोच सकते हैं कि इसमें हमारा क्या वेलफेयर हो रहा है, हमारा वेलफेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है। तो वो सिर्फ हमारे राइट्स और ड्यूटीज की अवेयरनेस की बात आती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी ई डेमोक्रेसी होती है, जैसे टूल्स ऑनलाइन वोटिंग हो गया, कंसल्टेशंस हो गए, सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट होती है एनजीओज के थ्रू, ग्रास रूट मूवमेंट के थ्रू, इसकी जो क्या बोलते हैं अवेयरनेस है उसको हम पहुंचा सकते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, उनके थ्रू कैंपेनिंग करा सकते हैं। इवन पार्टिसिपेटिव बजटिंग हो गया कि सिटीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं स्पेंडिंग डिसीजंस में। इंक्लूसिव पॉलिसीज हो गया कि इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, कि वुमेन का माइनॉरिटीज का डिसएडवांटेज ग्रुप का भी इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये कुछ वेज हैं पार्टिसिपेशन को एनहांस करने के लिए, क्योंकि अगर वुमेन माइनॉरिटी और डिसएडवांटेज ग्रुप का आप छोड़ दोगे तो कितना सा पार्टिसिपेशन बचेगा, सिर्फ मेल मेंबर्स का, तो वो बहुत कम पार्टिसिपेशन होगा। एंड अगर इन सबको इंक्लूड करा जाएगा तो पार्टिसिपेशन 100% तक पहुंच सकता है। क्रिटिसिज्म देखते हैं कि इसका रिस्क ऑफ इनएफिशिएंसीज होती हैं इसमें, क्योंकि एट लार्जर स्केल पे तो आप इसको करोगे तो डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कोई क्या बोलता है, किसी का क्या ओपिनियन है, किसी का क्या ओपिनियन है। एक ही टॉपिक पे अगर 50 लोग हैं तो उनके 50 अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो उनको कंबाइन करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, और इससे डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है। सिटीजन जो है एक्सपर्टीज को लैक कर सकते हैं ऑन टेक्निकल इश्यूज, की टेक्निकल इश्यूज पे हमको कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होते हैं तो उसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, वहीं पे सिटीजन उसको लैक भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी होती है कि डोमिनेशन हो सकती है वोकल ग्रुप्स में एंड पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स में, तो इसका डोमिनेशन का भी होता है। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एट नेशनल एंड ग्लोबल स्केल, वही मैंने बताया कि इतने लार्ज स्केल में अगर इसको कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि नहीं हो पाता है। रिस्क ऑफ इमोशनल डिसीजन मेकिंग, तो इसमें इमोशनल डिसीजन मेकिंग ज्यादा होती है रादर देन रैशनल पॉलिसी चॉइसेस, कि रैशनलिटी और प्रैक्टिकलिटी को हम साइड में रखकर हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं, बिकॉज आपने सुना होगा कि ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल फूल्स, तो वही हो जाता है उधर। रिक्वायर हाई लेवल ऑफ सिविक एंगेजमेंट विच मे बी हार्ड टू सस्टेन, कि हाई लेवल ऑफ सिविक एंगेजमेंट चाहिए होती है जो कि सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा इसका क्रिटिसिज्म में बताया गया है। नाउ ये हमारा पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, जो आपका लास्ट एंड थर्ड टॉपिक है।
डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो है एक मॉडल है जो एम्फोसाइज करता है रीजन, डिस्कशन एंड डायलॉग पे अमंग सिटीजन्स बिफोर कलेक्टिव डिसीजंस आर मेड। कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बोलता है कि रीजन एकदम प्रैक्टिकल डिसीजन और डायलॉग्स होने चाहिए सिटीजन्स के अमंग, कोई भी कलेक्टिव डिसीजन लेने से पहले होना चाहिए ये, और ये वोटिंग के बियॉन्ड जाता है। एंड मेयर पार्टिसिपेशन बाय फोकसिंग ऑन इक्वलिटी क्वालिटी ऑफ डिबेट, कि मेयर पार्टिसिपेशन होना चाहिए बाय फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द डिबेट, की डिबेट कहाँ जा रही है, वोटिंग के बाद क्या हो रहा है। The idea of democracy is strongest when citizens engage arguments, listen to each other and justify their positions। कि जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब सिटीजन्स एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, अब एक दूसरे को सुन भी रहे हैं कि किसी का व्यू पॉइंट क्या है, उसको एक्टिवली सुन रहे हैं, और अपनी पोजीशन जिस पोजीशन पे वो है उसको इफेक्टिवली जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो उससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है क्या, उसकी सब लोग एक्टिव है एंड लीडर्स जो है अकाउंटेबल हैं। उससे डेमोक्रेसी बहुत बेटर होती है, एनहांस होती है। लेजिटिमेसी ऑफ डिसीजंस आता है कम्स नॉट फ्रॉम द मेजॉरिटी रूल बट फ्रॉम पब्लिक रीजनिंग एंड कंसेंसस। कि पब्लिक का रीजनिंग होना चाहिए, उसमें कंसेंसस होना चाहिए, सिर्फ मेजॉरिटी रूल से डिसीजन लेना इज नॉट गुड। दिस मॉडल is especially relevant in modern societies facing polarization, misinformation and complex policy challenges। कि जो अब मॉडर्न सोसाइटीज में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन के, कॉम्प्लेक्स पॉलिसी चैलेंजेस आ रहे हैं, पोलराइजेशन, तो उसके लिए ये बहुत रेलिवेंट हो सकता है। आगे चलते हैं हम की फीचर्स में देखें। तो पहला जैसे हमने देखा रीजन डायलॉग होता है, सिटीजन जो है एंगेज इन स्ट्रक्चर्ड डिसीजन वेइंग एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट। तो सिटीजन जो है उसमें एंगेज कर सकते हैं, डिसीजन जो है इमोशंस के बेसिस पे नहीं लेने चाहिए बट रैशनल डिबेट के ऊपर लेने चाहिए। एग्जांपल सिटीजन असेंबली ऑन क्लाइमेट चेंज इन यूरोप, तो ये इसका एक एग्जांपल है। रीजन डायलॉग होना चाहिए, हमें इमोशनल होकर या पॉपुलिज्म को लेकर नहीं डिसीजन लेने चाहिए, रैशनल होकर प्रैक्टिकल डिबेट्स के थ्रू हमें डिसीजन लेने चाहिए। इंक्लूसिवनेस होना चाहिए कि डाइवर्स ग्रुप पर्सपेक्टिव जो है वो उसमें रिप्रेजेंट होने चाहिए, इंश्योर करना चाहिए माइनॉरिटी और डिसएडवांटेज वॉइस जो है वो भी सुनी जाए, उनका भी इंक्लूजन हो। प्रिवेंट करता है डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी रूल, कि अगर सबका इंक्लूजन होगा तो कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा, एंड मेजोरिटी जो डोमिनेशन हम हमेशा बात करते हैं तो वो नहीं होगा क्योंकि सबकी वॉइसेस सुनी जाएंगी। इक्वलिटी ऑफ वॉइस होनी चाहिए कि एवरी पार्टिसिपेशन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बोलने की एंड इन्फ्लुएंस करने के आउटकम्स को। ये जो है अवॉइड करता है एलिटिज्म एंड एंश्योर फेयरनेस इन दी डेलिब्रेशन, कि फेयरनेस हो डेलिब्रेशन में। कंसेंसस बिल्डिंग एक इसका की फीचर है कि एम इज नॉट जस्ट मेजोरिटी रूल बट कॉम्प्रोमाइज और ब्रॉड एग्रीमेंट। कि एम ऐसा नहीं है सिर्फ मेजोरिटी रूल होना चाहिए बट हमारा कॉम्प्रोमाइजेशन हो गया, कुछ ब्रॉड एग्रीमेंट्स हो गए तो उनके ऊपर हमारा एम रहता है। प्रमोट करता है स्टेबिलिटी को एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजंस, कि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे, डिसीजंस में एक्सेप्टेंस हो, एक कॉन्सेंसस बिल्डिंग का काम करता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो डेलिब्रेशन जो है ओपन होती हैं, असेसिबल होती हैं सबके लिए। सिटीजन्स कैन ऑब्जर्व और पार्टिसिपेट बिल्डिंग ट्रस्ट इन प्रोसेसेस। तो सिटीजन जो है ओपनली अपना क्या बोलते हैं डेलिब्रेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एंड फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ट्रस्ट की जो प्रोसेस है उसको बिल्ड करता है। फोकस ऑन पब्लिक गुड, कि पब्लिक गुड के ऊपर कितना फोकस होता है। डिसीजन जो है प्रायोरिटाइज करते हैं कलेक्टिव वेलफेयर को ओवर नैरो और पार्टीशन डिसीजन इंटरेस्ट को। कि जो डिसीजन है वो वेलफेयर के ऊपर, कलेक्टिव जो वेलफेयर होगा इंटरेस्ट ग्रुप्स का उनके ऊपर से डिसीजन प्रायोरिटाइज किया जाता है, ना कि सिर्फ कि कुछ एक इंटरेस्ट ग्रुप का आपके पास नैरो कॉन्सेप्ट है आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, नहीं, कलेक्टिव वेलफेयर जो है उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। एंगेज करते हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रादर देन शॉर्ट टर्म गेन्स, कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है किसी प्रॉब्लम का, तो उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है। इसकी इंपॉर्टेंस देखें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होती है, जो सिटीजन्स हैं उनके पास एविडेंसेस होते हैं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव होते हैं, इससे हमारे पास जो पॉलिसीज बनकर आती है वो बहुत बेटर होती हैं क्योंकि इसमें सबका पर्सपेक्टिव इंक्लूड होता है। रिड्यूस करता है पोलराइजेशन को, कि डायलॉग एनकरेज करते हैं कॉम्प्रोमाइजेस से, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिशन ग्रुप्स। कि अब सबका आप जवाब वायलेंस से नहीं दे सकते, अगर किसी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, एंड वो डायलॉग्स जो है उनको एनकरेज करते हैं, तो पोलराइजेशन जो है रिड्यूस हो जाता है और ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। एनहांस करना लेजिटिमेसी को, कि पीपल एक्सेप्ट डिसीजंस मोर रीडली व्हेन दे आर पार्ट ऑफ रीजन डिबेट। की जो डिसीजन पीपल जो है एक्सेप्ट कर लेता है डिसीजंस को बहुत
आसानी से बहुत रीडली कर लेते हैं, अगर वो भी उस डिबेट का पार्ट होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उधर हुआ क्या है, किसका क्या पर्सपेक्टिव था, पॉलिसी बनी है तो इसमें ये क्यों रखा गया है, इसको क्यों हटाया गया है। तो उनके पास वो लेजिटिमेसी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है सोचने की। स्ट्रेंथन करता है सिविक कल्चर को, कि बिल्ड हैबिट्स ऑफ रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपके पास भी रिस्पेक्ट हो, आप दूसरों को बोलने दें, उनकी बात सुने, एन आर्ग्यूमेंट बहुत रिस्पेक्टफुल वे में हो, डिसरिस्पेक्ट आप ना कर पाए, तो वो एक हैबिट बिल्ड होती है इधर। टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है कि आप सुन रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट भी होती है, तो आप अपना एकदम ऐसे माइंड लूज नहीं कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तो होती है, बहुत ज़्यादा। एड्रेस करते हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज को, सुटेबल फॉर मॉडर्न चैलेंजेस, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन। तो ये है वेयर सिंपल मेजोरिटी वोट्स में बी इनएक्यूरेट, कि जो सिंपल मेजोरिटी के वोट हैं वो में भी इनएक्यूरेट होते हैं इसमें। मॉडर्न चैलेंजेस हैं क्योंकि ये कुछ, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब इसमें फिलोसफिकल व्यूज हम कुछ देखते हैं। तो हबरमास बोलते हैं कि लेजिटिमेसी अराइज होती है फ्रॉम रैशनल डिस्कोर्स इन द पब्लिक स्पेयर। सिटीजन्स मस्ट जस्टिफाई देयर पोजीशन थ्रू रीजंस, कि सिटीजन्स को अपनी पोजीशन जो है जस्टिफाई करनी पड़ती है थ्रू रीजंस के। तो और ये लेजिटिमेसी जो है वो रैशनल डिस्कोर्स इन दी पब्लिक स्पेयर से अराइज होती है, ऐसा हर्बरमास बोलते हैं। जॉन रोल्स की बात करें तो ये स्ट्रेस करते हैं फेयरनेस एंड रीजन डिबेट के ऊपर, एसेंशियली फॉर जस्ट डेमोक्रेटिक आउटकम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, एसेंशियल है कि फेयरनेस होनी चाहिए, रीजन डिबेट होनी चाहिए। एमी गुटमैन एंड डेनिस थॉम्सन बोलते हैं डेलिब्रेशन एंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, लेजिटिमेसी को, जैसे अभी हमने बात करी थी, तो ये उसी के बारे में बोलते हैं। रूसो बोलते हैं प्रिकर्सर हाईलाइट कलेक्टिव रीजनिंग इन शेपिंग द जनरल विल, कलेक्टिव रीजनिंग होनी चाहिए इन शेपिंग द जनरल विल, कि जो आपकी जनरल विल है उसमें रीजनिंग होनी चाहिए। ये थिंकर्स जो हैं आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग बट अबाउट डेलिब्रेशन एज द फाउंडेशन ऑफ द लेजिटिमेसी, कि सिर्फ वोटिंग वोटिंग करने से कुछ नहीं होगा, उसका डेलिब्रेशन भी होना चाहिए। स्ट्रेंथ की बात करें तो रैशनल एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज होती है रादर देन इमोशनल पॉपुलिज्म हो गया। प्रमोट करता है इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल डायलॉग्स को, माइनॉरिटी की वॉइसेस को प्रोटेक्ट करता है। बिल्ड बिल्ड एंड लेजिटिमेसी बिल्ड ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी इन दी गवर्नेंस। रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी बाय एंश्योरिंग डेलिब्रेशन बिफोर डिसीजंस। क्रिएट करता है बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स हु अंडरस्टैंड इश्यूज डीपली, कि जो बेटर इन्फॉर्म सिटीजन है, अवेयर सिटीजन है, वो एजुकेटेड सिटीजन है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग है, तो वो इश्यूज को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हेल्प करता है सोसाइटी इन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में। तो इसके कुछ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मैंने लिख दिया है, फिर रिपीट हो गई है। वीकनेसेस की बात करते हैं, तो वीकनेसेस में होती है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है ये, जो स्ट्रक्चर डिसीजन स्ट्रक्चर डेलिब्रेशन है, स्लो डाउन हो जाता है डिसीजन मेकिंग को। स्ट्रक्चर आप अगर डेलिब्रेशन करने बैठ गए तो जाहिर सी बात है डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है। रिस्क ऑफ डोमिनेशन होता है आर्टिकुलेट और पावर ग्रुप में, डोमिनेट डिस्कशंस की, जो आर्टिकुलेट और पावर ग्रुप्स होते हैं वो डिस्कशंस को डोमिनेट कर सकते हैं। डिफिकल्टी एट लार्ज स्केल, हार्ड टू इम्प्लीमेंट होता है नेशनली और ग्लोबली, वर्क्स बेटर एट लोकल एंड कम्युनिटी लेवल, कि लोकल और कम्युनिटी लेवल पर आप इसको इजीली इंप्लीमेंट करा सकते हो, वो नेशनल और ग्लोबल पे बहुत हार्ड टू इम्प्लीमेंट होता है। सिटीजन एम्पैथी होती है कि सिटीजन जो है अपना इंटरेस्ट लैक कर सकते हैं, और एक्सपर्टीज टू एंगेज डीपली। इनडिसिसिवनेस होती है कि कंसेंसस में भी हार्ड टू अचीव, लीडिंग टू डिले और यू नो स्टेलमेट्स, कि कंसेंसस बहुत हार्ड होते हैं अचीव करना एंड वो डिले भी कर सकते हैं। रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं कि रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटेशन एंड एजुकेशन टू फंक्शन इफेक्टिवली। तो इसमें ये कुछ इसके वीकनेसेस होते हैं। एंड इसमें आगे चलते हैं, तो ये लास्ट कंक्लूजन इसका, कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है एनरिच करती है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को बाय फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ डायलॉग एंड रीजनिंग, कि जो क्वालिटी ऑफ डायलॉग और होती है, आपके डिस्कशंस होती है, आर्ग्यूमेंट्स, रीजनिंग, इन सब का ऊपर फोकस करती है deliberative democracy. It complements representative and participatory model by ensuring decisions are informed, inclusive and legitimate. कि जो decisions है वो informed होने चाहिए, inclusive होने चाहिए, legitimate होने चाहिए। Despite the challenge of scale efficiency, deliberative democracy जो है increase हो रही है relevant in addressing complex modern issues। ये जो complex modern issues हैं उनके ऊपर, उनको आप एड्रेस कर पाओ रेलिवेंटली, तो उसके ऊपर बहुत इफेक्टिव होती है ये। बैलेंस डेमोक्रेसी जो है प्रोसेसुअल फेयरनेस होनी चाहिए, जिसमें पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, सिटीजन का एंगेजमेंट, डेलिब्रेटिव
क्वालिटी होनी चाहिए, रीजन डिबेट टू मेक टू रिमेन रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट। तो एक बैलेंस्ड डेमोक्रेसी में ये सब कुछ होना चाहिए, एक बैलेंस्ड फॉर्म में सबके इंटरेस्ट को आपको ध्यान में रखना होता है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट योर यू नो यूनिट सेकेंड ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हमने इन तीनों डेमोक्रेसीज के बारे में बात की, इनका मैंने आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं इनके थ्रू, पॉइंट्स को कुछ एक्सप्लेन करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू, बाय।